यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक पुरानी कहानी जो अधूरी रह गई थी, जिस कहानी का शीर्षक था राजकुमार को देख करके क्यों हंसने लगी मृत खोपड़ी, या फिर दूसरा शीर्षक था उसका किले ने क्यों मांगी राजा से पुत्र की बलि। इस कहानी के दो भाग मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और तीसरा भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। इस तीसरे भाग में इस कहानी को संपूर्ण करने की कोशिश करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आइए श्रोताओं, आपका ध्यान दूसरे भाग से जोड़ता। दूसरे भाग में मैंने बताया था कि जब रानी अपने पुत्र से, राजकुमार से कहती है कि राजकुमार मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, तो राजकुमार कहने लगा माता इसका क्या उपाय है। मैं सेब का दूध ले आया, गैर पंख पक्षी की बीट ले आया, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज बताइए। तो यह बात जब रानी ने सुनी तो रानी कहने लगी बेटे, तुम्हारे पिताजी सोरंजल नामक जल लाते थे नागद्वीप से, नागद्वीप पर जाओ और सोरंजल नामक जल लेकर के आओ। वह अमृत जल है और उससे मेरी आंखें धुलेंगी, तो फिर कभी भी इनमें दर्द नहीं होगा। हे श्रोताओं, राजकुमार तो मात्र भक्त था, अपनी माता का आदेश सुना और अपने साथी से और गैर पंख पक्षी को साथ में लेकर के घोड़े पर सवार हुआ और चल देता है नागद्वीप के लिए। देखिए श्रोताओं, राजकुमार चला जा रहा है, साथ में शेर है और गैर पंख पक्षी है। जब राजकुमार अपने घोड़े, शेर और गैर पंख पक्षी के साथ आगे बढ़े तो देखते हैं कि मार्ग में कुछ शिकारी लोग, कुछ कंगले व्यक्ति जहां चेटियां थी उनके बिलों को खोद रहे हैं और उन बिलों को खोद करके उनमें से अन्न निकाल रहे हैं। और उस बिल को खोदते हैं तो अनेकों चेटियां मर जाती हैं। ये जब राजकुमार ने देखा तो उन व्यक्तियों से कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम इन चेटियों की हत्या क्यों कर रहे हो? ये इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? देखिए श्रोताओं, वो लोग कहने लगे कि देखिए भाई, हमारे पास भोजन के लिए अन्न नहीं है और इसलिए मजबूरन हमें इन चेटियों को मारना पड़ रहा है। तो राजकुमार कहने लगे, यदि मैं तुम्हें अन्न के लिए पैसे दे दूं तो तब तो नहीं मारोगे? तो वो व्यक्ति कहने लगे, फिर हम क्यों मारेंगे भला, आप हमें अन्न के लिए रुपए दे दीजिए। तो देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने, राजा का पुत्र था, पैसों की कमी नहीं थी। जब राजकुमार ने उनकी बात सुनी तो उनसे कहने लगा ठीक है। तो राजकुमार ने घोड़े पर से बंधी हुई मोहरों को निकाला, मोहरों की पोटली निकाली और उसमें से हर व्यक्ति को 5-5 सोने की मोहर दे दी कि जाओ, आज के बाद चेटियों को मत मारना। देखिए श्रोताओं, वो कंगले व्यक्ति चले गए और तब राजकुमार आगे बढ़ने लगा तो उनमें से चेटियों की रानी प्रकट हुई और राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हमारे सगे संबंधियों को बचाया है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जहां तुम मुझे याद कर लोगे मैं तुम्हारी वह सहायता करूंगी। आप कभी भी मुझे याद कर लेना। हे राजन, तुम ऐसा करो, मैं तो तुम्हें एक डिब्बी देती हूं और इस डिब्बी में देख करके हमें स्मरण कर लेना और हम उसी समय तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे। हे श्रोताओं, अब तो चेटी रानी की बात सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, राजकुमार, और राजकुमार ने वह डिब्बी अपने पास सुरक्षित रख ली। राजकुमार जब कुछ आगे चलता है, कुछ दूरी पर आगे बढ़ा तो देखता है कि वहां एक कंचनपुर नामक शहर है और उस शहर के राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन कर रखा है। वहां दूर दूर से बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा आए हुए हैं। जब शेर को और गैरपंख को इस बात का पता चला तो राजकुमार से कहने लगी कि राजकुमार, हम भी यह स्वयंवर देखना चाहते हैं। यह स्वयंवर कैसे होता है राजाओं का?
राजकुमार कहने लगे, देखिए सेठ, पहले हमें माता के लिए सोरंजन लेकर के आना है, उसके बाद स्वयंवर देखेंगे। कि नहीं राजन, पहले स्वयंवर देखना है। देखिए श्रोताओं, राजकुमार गैड़पंख और शेर की बात मान लेता है और उस स्वयंवर में पहुंच जाता है। उस स्वयंवर में एक से एक बलशाली राजा बैठा हुआ था, बड़े बड़े ताकतवर नरेश बैठे हुए थे। परंतु देखिए श्रोताओं, जो राजा की लड़की थी, राजा की लड़की का नाम था कंचनवती। कंचनवती बहुत सुंदर थी, परम सुंदर कन्या, पर जो उसके स्वयंवर की शर्त थी वो बड़ी विचित्र थी। स्वयंवर की शर्त थी उस लड़की की कि वह लड़की उस राजा के पुत्र के साथ विवाह करेगी जो एक मन तिली, जो तिल होते हैं, एक मन तिली को 5 बीघा जमीन में फेंका जाएगा और उसको जुतवा दिया जाएगा, उस पर मैज लगवा दी जाएगी, उसको बिल्कुल धूल में मिला दिया जाएगा 5 बीघा जमीन में। और कोई व्यक्ति उस एक मन तिली को ऐसे की ऐसे कहीं दूर से नहीं लाएगा, उसी खेत में फैली हुई तिली को इकट्ठा कर देगा, उसके साथ वह लड़की विवाह करेगी। देखिए श्रोताओं, उसके विचित्र शर्त को सुनकर के देश देश के राजा महाराजा बड़े परेशान थे। तो वह राजकुमार से उसका शेर बोला कि महाराज, चेटियों की रानी ने आपसे कहा था कि जब आपको आवश्यकता हो तो हमें याद कर लेना। आप इस लड़की का कष्ट हरण कीजिए और इसको, जो इसके स्वयंवर की शर्त है, उसको पूरा कर लीजिए और इसका वर्ण अपने साथ कर लीजिए। देखिए श्रोताओं, शेर की बात सुनकर के राजकुमार उस राजा से कहने लगा कि महाराज, मैं तुम्हारी लड़की की शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। आप एक मन तिली मंगाओ और इस खेत में फैला दीजिए। देखिए श्रोताओं, राजकुमार की बात सुनकर के अन्य राजकुमार कहने लगे, कितना मूर्ख राजा है ये, कितना मूर्ख राजकुमार है, इसको पता नहीं ये शर्त कैसे पूरी होगी, ये तो विचित्र शर्त है। परंतु देखिए श्रोताओं, राजकुमार कहने लगा, महाराज आप अपनी शर्त को पूरा करने के लिए तिली को फैलाइए। देखिए श्रोताओं, राजा ने एक मन तिली मंगाई और उस तिली को 5 बीघा जमीन में फेंक दिया और उसमें जोत लगवा दी और ऊपर से मेज लगवा दी। मेज लगने के बाद तिली उसमें पूर्णतः मिल गई और फिर राजकुमार से कहा कि राजकुमार, अब तुम इसको इकट्ठा करो। तो देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने उस डिब्बी को खोला और डिब्बी को खोलते ही चेटियों की रानी प्रकट हुई। बोली, कहो राजन, क्या बात है, कैसे स्मरण किया? तो राजकुमार कहने लगा, चेटी रानी, आज ऐसा समय आया है कि आप मेरी मदद कीजिए। चेटी रानी कहने लगी, बताओ राजन, हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे कि ये राजा एक मन तिली को इस खेत में फैलाएगा। आप अपनी संपूर्ण चेटियों की सेना से कहिए उस एक मन तिली को मात्र 1 घंटे में इकट्ठा करना होगा। देखिए श्रोताओं, चेटी बोली कि राजन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी संपूर्ण फौज को लेकर के आती हूं। तो देखिए श्रोताओं, चेटियों की फौज आई और चेटियां इतनी संख्या में थी कि संपूर्ण खेत काला हो गया और चेटियों की रानी ने आदेश दे दिया था कि किसी को एक दाना भी खाना नहीं है और एक दाना भी खराब नहीं हो जाए और एक दाना भी इस खेत के अंदर नहीं रह जाए, सबको इकट्ठा कर दीजिए। देखिए श्रोताओं, एक बिछी हुई फर्श पर चेटियों ने एक मन तिली को ला करके इकट्ठा कर दिया। श्रोताओं, अब तो राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो वास्तव में विद्वान राजकुमार है, इसकी साथियां तो चेटियां भी है, चेटियों ने भी इसका साथ दिया है और राजा की शर्त पूरी हो गई, उस राजकुमारी की शर्त पूरी हो गई। और देखिए श्रोताओं, वहां राजकुमार का एक विवाह हो जाता है, उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया जाता है। समस्त देश विदेश के राजा चले जाते हैं और राजकुमार अपनी ससुराल में कंचनपुर में एक रात्रि के लिए रुकता है और अपनी पत्नी से और अपने ससुर से कहने लगे
कि देखिए मुझे मेरी माता के लिए सोरंजन लेने नागदीप जाना है और उधर से जब वापस लौटूंगा तो तुम्हें लेवा करके ले जाऊंगा। मैंने तुम्हारा विवाह तो कर लिया है। देखिए श्रोताओं, दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमार वहां से चल देता है और अपना घोड़ा, गैरपंख और शेर सभी को साथ लेकर के राजा चला जा रहा है। जब राजकुमार आगे चला तो पहुंच जाता है समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि उसे समुद्र में नागद्वीप के पास जाना था, नागद्वीप पर पहुंचना था। हे श्रोताओं, वहां में देखता है कि कुछ मछुआरे मछलियों को पकड़ पकड़ के बाहर इकट्ठा कर रहे हैं और मछलियां बिना पानी के फड़फड़ा रही है, मर रही है। जब ये स्थिति राजा ने देखी तो उन मछुआरों से कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम इन मछलियों को क्यों मार रहे हो, क्या कारण है? तो मछुआरे कहने लगे कि देखिए राजकुमार, हम आपको क्या बताएं, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए हमें इन मछलियों से जो कुछ कमाई होती है उससे अपने पेट का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। राजकुमार कहने लगे कि देखिए आपको इन मछलियों को बेचने से कितना धन मिलता है? तो मछुआरे कहने लगे कि महाराज पैसे 2 पैसे मिल जाते हैं। राजकुमार बोले कि देखो, मैं तुम्हें एक एक मछुआरे को 100-100 असरफियां देता हूं, परंतु इन मछलियों को मत मारना। आज के बाद इस क्षेत्र में मछली मारने आप नहीं आओगे और न जीवन में मछलियों को मारोगे। तो वो मछुआरे कहने लगे कि महाराज, जब आप हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे तो फिर हम मछलियां क्यों मारेंगे? भला हम तो आराम से घर बैठ करके अपना जीवन यापन करेंगे। हे श्रोताओं, राजकुमार ने उन समस्त मछलियों को समुद्र में वापस डलवा दिया और उन्हें 100-100 असरफियां जो सोने की थी दे दी। वहां से वो मछुआरे मछलियों को छोड़ करके, मारना बंद करके लौट जाते हैं और राजकुमार आगे बढ़ने लगे। तभी राजकुमार जब आगे बढ़ने लगा तो समुद्र में से मछलियों की रानी प्रकट हुई और उस राजकुमार से कहने लगी कि राजन, तुम धन्य हो, तुमने हमारी सुरक्षा की है, हमारी मछलियों को बचाया है। परंतु हे राजन, हम भी आपका सहयोग करना चाहती हैं और आपको ये अंगूठी प्रदान करती हूं। वह कह रही है वो मछली कि जब आप इस अंगूठी का स्मरण करोगे तो हम सभी तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। कभी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े तो तुम याद कर लेना। हे श्रोताओं, मछली से वह अंगूठी को राजकुमार ले लेता है और अपनी उंगली में धारण कर लेता है, जो दिव्य रत्नों से बनी हुई थी। राजकुमार वहां से आगे चले तो एक स्वर्णपुर नामक शहर मिला, जो समुद्र के तट पर बसा हुआ था और वहां एक पद्माक्ष नामक राजा राज्य करते थे और उस राजा के पद्मनी नामक एक परम सुंदर कन्या थी। हे श्रोताओं, राजा ने अपनी पुत्री पद्मनी का स्वयंवर आयोजित कर रखा था। जब राजकुमार को यह पता चला तो शेर और गैरपंख कहने लगे कि महाराज, एक राजकुमारी से तो आपने विवाह कर लिया, इस स्वयंवर को भी देखिए, यहां की राजकुमारी कैसी सुंदर है। जब यह बात राजकुमार ने सुनी तो राजकुमार कहने लगे, शेर देखिए, हमें काफी विलंब हो गया, माता के लिए सोरंजन लाना है। कि नहीं महाराज, इस राजकुमारी का स्वयंवर भी देख के चलना है, ऐसे नहीं चलेंगे। हे श्रोताओं, शेर और गैरपंख के कहने से राजकुमार उस स्वयंवर में भी पहुंच जाता है। वहां देखा तो बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में बैठे हुए थे, परंतु सबकी गर्दन नीची हो रही थी। जब राजकुमार ने वहां जाकर के देखा, राजाओं की स्थिति देखी, तो महाराज पद्माक्ष से पूछने लगे कि हे राजन, ये राजा नीची गर्दन करके क्यों बैठे हैं? आपकी पुत्री पद्मनी के विवाह की शर्त क्या है? राजा पद्माक्ष कहता है कि राजकुमार, मैं ये सोने की अंगूठी समुद्र में फेंकता हूं और इसी अंगूठी को कोई व्यक्ति मुझे 3 घंटे के अंदर ला करके दे देगा,
मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इन समस्त राजाओं में से कोई भी राजा इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए बेचारे सब लाचार अवस्था में बैठे हुए हैं। राजकुमार को याद आ गई कि मछलियों ने मुझसे वायदा किया था कि जब आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो आप हमारा स्मरण कर लेना। हे श्रोताओं, राजकुमार कहने लगे कि ठीक है राजन, आप चलिए मेरे साथ, अपनी राजकुमारी को लेकर के चलो और इसे समुद्र में डाल दीजिए, आपकी शर्त को मैं पूरा करूंगा। श्रोताओं, अब तो राजा पद्माक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी पुत्री पद्मिनी को साथ लिया और राजाओं की भीड़ को भी साथ लिया और आ गए समुद्र के तट पर। राजा पद्माक्ष ने कहा कि राजकुमार तुम सावधान हो जाओ। तो देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने उस अंगूठी की तरफ देखा और मछलियों की रानी को याद किया। जैसे ही राजकुमार ने याद किया तो मछलियों की रानी प्रकट हुई और बोली, कहो राजन, क्या कष्ट आन पड़ा है जो मुझे याद किया है? तो मछलियों की रानी से राजकुमार कहने लगा कि देखिए मछली, ये महाराज पद्माक्ष इस अंगूठी को समुद्र में फेंकने वाले हैं। तुम्हारी समस्त मछलियों से कहो कि ये अंगूठी मुझे उन्हें बहुत जल्दी देनी होगी, 3 घंटे में ढूंढ करके मुझे देनी होगी। देखिए श्रोताओं, मछलियों की रानी बोली कि महाराज ये तो हमारा 2 मिनट का काम है, आप चिंता ना करें, मैं समस्त मछलियों को यहां तैनात कर देती हूं। तो देखिए श्रोताओं, उस मछलियों की रानी ने समस्त मछलियों को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया जहां राजा पद्माक्ष अंगूठी को फेंकने वाले थे। हे श्रोताओं, राजकुमार ने कहा कि राजन फेंक दो तुम्हारी अंगूठी और मैं लाऊंगा। देखिए श्रोताओं, उस राजा पद्माक्ष ने वह अंगूठी समुद्र में फेंक दी और पहले से ही वह तैनात मछलियां तैयार थी। तो उनमें से एक मछली को वह अंगूठी मिली, उसने मुंह में रखा और तुरंत ले जाकर के मछलियों की रानी को सौंप दिया कि महारानी ये अंगूठी लीजिए। मछलियों की रानी प्रकट हुई और राजकुमार को वह अंगूठी दे दी और कुछ ही समय में राजकुमार ने वह अंगूठी महाराज पद्माक्ष को लाकर के दे दी कि लीजिए राजन, ये तुम्हारी अंगूठी लीजिए। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा पद्माक्ष देखिए श्रोताओं, अब तो राजा पद्माक्ष बड़े प्रसन्न हुए और राजा पद्माक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। जितने भी स्वयंवर में राजा पधारे हुए थे, राजा पद्माक्ष ने सबको विदा कर दिया और राजकुमार का शेर और गैड़पंख पक्षी वही राजा पद्माक्ष के यहां स्वर्णपुर में ठहर जाते हैं। देखिए श्रोताओं, जो राजकुमारी पद्मिनी थी वो बहुत होशियार थी, बड़ी बुद्धिमान थी। तो वह अपने स्वामी राजकुमार से पूछने लगी, अपने पति से पूछने लगी कि महाराज आप कहां जा रहे हो? आपके साथ ये पक्षी गैड़पंख और ये शेर है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको पीछे लेकर के जाऊंगा, अभी मुझे माता के लिए सोरंजल लाना है। तो आप सोरंजल का क्या करोगे? देखिए श्रोताओं, राजकुमार कहने लगे कि रानी क्या बताऊं, माता की आंखों में दर्द है और उस दर्द के कारण मैंने उन्हें बहुत दिखाया लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ और मेरे पिताजी उन्हें सोरंजल लाते थे तब उनका दर्द सही होता था, इसलिए मैं सोरंजल लेने के लिए नागदीप जाऊंगा और पहले माता को सोरंजल पहुंचाऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हें लेने आऊंगा। देखिए श्रोताओं, राजकुमारी पद्मिनी कहने लगी कि महाराज तुम ऐसा करो, वहां से ऐसे सोरंजल नहीं ला सकते, वास्तविकता में तो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। कभी सोरंजल से आंखों का दर्द बंद नहीं होता, परंतु ठीक है आप यहां तक आ गए तो यहां से 40 योजन दूर एक नागदीप इस समुद्र में है। समुद्र में एक टापू है, उस टापू पर आप जाओगे तो वहां एक कुआं है और उस कुआं में जल भरा हुआ है जो अमृत जल है और उसकी सुरक्षा के लिए नाग रहते हैं। महाराज वासुकी के नाग वहां पहरा देते हैं। सोरंजल को लाना ऐसा आसान काम नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें उपाय बताती हूं।
तुम यहां से संपूर्ण शरीर को कवच कुंडलों से ढकिए, पूरे शरीर पर कवच धारण करो, हाथ भी दिखाई नहीं दे जाए, सर पर सिर त्राण रखिए और चेहरा को भी ढक लीजिए। तुम्हारा ये गैड़पंख पक्षी, इसका तो भोजन है नाग, इसके पीठ पर बैठ जाइए। मैं तुम्हें एक रस्सी और एक डिब्बा की व्यवस्था करती हूं, उसे लेकर के आप चले जाएं। और ध्यान रखें महाराज कि नागद्वीप जितने क्षेत्र में विस्तृत है, उस क्षेत्र में नाग आप पर आक्रमण करेंगे, परंतु आप तलवार को फिराते रहना। ध्यान रखें, एक हाथ से तलवार फिरानी है और एक हाथ से आपको पानी भरना है। यह भी ध्यान रहे कि पानी भरते समय कोई नाग रस्सी से लिपटा हुआ नहीं आ जाए, कहीं जल में नहीं आ जाए, नहीं तो वो आपको खा जाएंगे। राजकुमार रानी की बात सुनकर के मन में सोचने लगा कि चलो कैसे भी सही, मुझे तो सोरंजल लाना है, माता की आंखों का दर्द मिटाना है। देखिए श्रोताओं, दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमार ने अपना शेर और घोड़ा तो वहीं छोड़ दिया, गैड़पंख पक्षी की पीठ पर सवार हुआ और गैड़पंख की पीठ पर बैठ करके एक डिब्बा और रस्सी लेकर के राजकुमार सोरंजल लाने के लिए नागद्वीप के लिए चल देता है। देखो श्रोताओं, गैड़पंख कहने लगा कि देखो राजन, मैं तो नागों का भोजन करता हूं, मेरा तो नाग कुछ करेंगे नहीं और मेरी पंखों के प्रहार से भी तुम्हारे समीप नहीं आएंगे। फिर भी तुम ध्यान रखना, सावधानी से सब काम करना है। देखो श्रोताओं, गैड़पंख की पीठ पर बैठा हुआ राजकुमार चला जा रहा है और कुछ ही समय में, क्योंकि 40 योजन की दूरी गैड़पंख के लिए कोई ज्यादा नहीं थी, वह राजकुमार को लेकर के उस नागद्वीप में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही नागद्वीप में प्रवेश किया तो वहां तो उड़ने वाले नाग, काले पीले अनेकों रंगों के बिसियर उस नागद्वीप पर रहते थे, चारों तरफ से उस सोरंजल वाले कुआं का पहरा देते थे। परंतु श्रोताओं, गैड़पंख की पंखों के फड़फड़ाहट से, ध्वनि से समस्त नाग हटते चले गए और गैड़पंख उसे उस कुआं के पास ले गया। राजकुमार से कहा कि राजकुमार, ध्यान रखते हुए शीघ्रता से इस डिब्बे को इस कुएं में फांस दो, लटका दो कुएं में और अच्छे हिला हिला करके इसमें से पानी भर लो। देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने डिब्बा उस कुएं में लटकाया और जब डिब्बा पानी में टिक गया तो हिला हिला करके, पछाटे लगा लगा करके उस डिब्बे को भर लेता है ताकि कोई नाग नहीं चिपक जाए। और राजकुमार ने वो डिब्बा खींच लिया, खींच करके उस पर ढक्कन लगा दिया और अब गैड़पंख कहने लगा कि राजन, इस डिब्बे को अपने पास रखो, गिर नहीं जाए, एक हाथ में तलवार लो और नागों से अपनी सुरक्षा करो और इस जल को लेकर के शीघ्रता से हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो ये नाग आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए श्रोताओं, वह गैड़पंख उस राजकुमार को लेकर के वापस लौटता है और जल का डिब्बा राजकुमार के हाथ में लगा हुआ है। जब तक नागद्वीप की सीमा नहीं निकली तब तक नागों ने भरसक प्रयत्न किया राजकुमार को डसने का, और जब नागद्वीप की सीमा निकल गई तो राजकुमार और गैड़पंख प्रसन्नता पूर्वक चल देते हैं और आ जाते वहीं स्वर्णपुर में, जहां राजकुमारी पद्मिनी उनका इंतजार कर रही थी। अब तो उस जल को देख करके राजकुमारी कहने लगी कि महाराज, आज की रात्रि आप यहां और ठहरे, क्योंकि अब तो शाम का वक्त हो गया, आप जा नहीं सकते, कल आप चले जाना, आपको मैं यहां फिर अधिक समय तक नहीं रोकूंगी। देखिए श्रोताओं, राजकुमार वहां ठहर जाता है और वो रानी पद्मिनी मन में विचार करती है कि ये तो अमृत है, इसको मुझे अपने पास रखना होगा, हो सकता है मेरे पति राजकुमार के साथ कोई धोखा हो रहा हो। इसलिए वह राजकुमारी पद्मिनी उस जल को एक दूसरे पात्र में खला लेती है और उसमें दूसरा जल भर देती है। और जब दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो राजकुमार कहने लगा कि लाओ पद्मिनी, मेरा जल कहाँ है? कि लीजिए महाराज। राजकुमारी ने वह सोरंजल तो अपने पास रख लिया और दूसरे जल का डिब्बा उसे दे दिया। राजकुमार अपने हंस को, सिंह को और घोड़े पर सवार होकर के
महाराज पद्माक्ष से अनुमति लेता है चलने की कि राजन, मैं वापस लौट करके आऊंगा और तब आपकी पुत्री को लेकर के जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, उसे लेकर के राजकुमार चल दिया और आ जाता है जहां उसका किला था, उसका दुर्ग था। उस दुर्ग में वहां आकर के जैसे ही दाने को पता चला तो दाना कहने लगा कि रानी देखिए, तुम्हारा पुत्र आ चुका है, मैं जा रहा हूं, यह जीवित बच गया। हे श्रोताओं, दाना तो उस खाई में चला जाता है, वह राक्षस तो, और वह उसकी माता फिर आंखों के दर्द का बहाना करके उसी पलंग पर गिर जाती है। राजकुमार आया, आकर के देखता है तो माता दर्द से करहा रही थी। राजकुमार कहने लगा कि माता अब चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हें सोरंजल ले आया। मैं नागद्वीप पर गया, वहां नागों की विशालता थी, परंतु समस्त नागों से विजय प्राप्त की और वहां से फिर भी मैं तुम्हारे लिए सोरंजल लेकर के आया हूं। हे श्रोताओं, अब तो रानी के दर्द तो था ही नहीं, बहाना बना रखा था, उसने अपनी आंखों को धोया और धोने के बाद वो आंखें सही हो गई। श्रोताओं, अब तो राजकुमार को मारने का कोई जो प्रयास था, जितने भी प्रयास रानी ने और उस दाने ने किए, वो सभी प्रयास असफल हो गए और वो राजकुमार को नहीं मार सके। हे श्रोताओं, एक दिन दाना उस रानी से कहने लगा कि रानी, यदि तुम्हारे पुत्र को मेरा पता चला तो ये ना तुम्हें जीवित छोड़ेगा और ना मुझे छोड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय और बताता हूं। रानी बोली, कहो क्या उपाय है? तो दाना बता रहा है कि तुम आज के भोजन में जहर मिला दो और जहर मिला करके तुम्हारे पुत्र को खिला दो, ये मर जाएगा तो इसकी लाश को इस नदी में बहा देंगे। हे श्रोताओं, अब तो रानी उस दाने के कहने से ऐसा ही करती है और शाम के भोजन में जहर मिला दिया। इतना तीव्र विष मिलाया कि यदि वो विष हाथ पर गिर जाए तो हाथ भी जल जाए। और उस विष युक्त भोजन को जब राजकुमार ने किया, राजकुमार ने वह भोजन खाया, तो देखिए श्रोताओं, एक ही घंटे में राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए, मर जाता है राजकुमार। अब रानी ने और दाने ने उस राजकुमार को एक बक्से में बंद किया और उसकी लाश को उस नदी में बहा दिया। जब गैरपंख पक्षी को और उस शेर को पता चलता है तो दोनों उस लाश के साथ साथ उस नदी के सहारे चले जा रहे हैं। जहां लाश चली जा रही है बहती हुई, वहीं शेर बगल बगल में चल रहा है, नदी के किनारे किनारे चल रहा है और ऊपर उड़ता हुआ गैरपंख पक्षी चला जा रहा है। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि वह लाश बहती हुई उसी स्वर्ण द्वीप पर पहुंच जाती है जहां राजा पद्माक्ष राज्य करते थे, जहां राजकुमारी पद्मनी से विवाह हुआ था राजकुमार का। और वह रानी पद्मनी उस समय उस नदी पर स्नान करने आई थी। जब पद्मनी ने देखा कि ये शेर और ये गैरपंख पक्षी, ये तो दोनों उसके स्वामी के साथ रहते हैं, उसके पति के साथ रहते हैं, परंतु यहां कैसे आए? दोनों रोते हुए जा रहे हैं। तो पद्मनी कहने लगी शेर से कि शेर, क्या हुआ भाई, तुम कहां जा रहे हो? तो शेर कुछ कह नहीं पाया। देखिए श्रोताओं, रानी तुरंत समझ जाती है कि ये मेरे पति इस डिब्बे में बहे जा रहे हैं। तो उस राजकुमारी पद्मनी ने उस बक्सा को खींचा, बक्से को खींच करके नदी से बाहर निकाला, शेर को रोक लिया और गैरपंख पक्षी को भी रोक लिया। दोनों से कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें अवश्य जिंदा करूंगी। हे श्रोताओं, वह राजकुमारी पद्मनी उस राजकुमार को अपने महल में ले आती है और अपने महल में ला करके, देखिए श्रोताओं, जब राजकुमारी राजकुमार को अपने महल में लाई तो पहले से ही सोरंजल रखा हुआ था उसके पास, क्योंकि राजकुमारी ने असली सोरंजल अपने पास रख लिया था और उस डिब्बे में सामान्य पानी भर दिया था। हे श्रोताओं, राजकुमारी उस सोरंजल के डिब्बे को लेकर के आई और राजकुमार के मुंह में सोरंजल डाला, सोरंजल को पिलाया और जैसे ही सोरंजल राजकुमार के मुंह में गया तो तुरंत जहर का असर समाप्त हो गया। जहर का प्रभाव
जैसे ही राजकुमार से हटा और राजकुमार ने एकदम से आंखें खोली। आंखें खोली तो राजकुमार देख करके कहने लगा कि मैं तो मेरे महल में सोया था, मैं यहां कैसे आ गया। देखिए श्रोताओं, पास में ही रानी पद्मिनी को देखा तो कहने लगा, पद्मिनी मैं यहां कैसे आया, मैं तो मेरे महल में मेरी माता के कक्ष में सो रहा था। देखिए श्रोताओं, रानी पद्मिनी कहने लगी, तुम्हारे साथियों को पूछो। तो जब राजकुमार ने शेर और गैड़पंख से पूछा तो वो कहने लगे कि महाराज, आपको जहर दे करके मार दिया गया था, आपके भोजन में आपकी माता ने जहर मिला दिया और उस जहर युक्त भोजन को आप खा गए और उस जहर के कारण आप मर गए, आपको इस नदी में बहा दिया। और जब मैं और ये शेर दोनों इसके साथ साथ चले आ रहे थे तो राजकुमारी पद्मिनी इस नदी पर स्नान करने आई थी, हमें देख करके ये पहचान गई और हमने इसको संपूर्ण वृत्तांत बता दिया कि तुम्हारे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, राजकुमारी ने तुम्हें निकाला और निकाल करके जीवित कर लिया। देखिए श्रोताओं, अब तो राजकुमार बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा कि मेरी माता ने मेरे साथ ऐसा किया है, ये क्यों किया, मैं जानना चाहता हूं इस बात को कि मुझे वो क्यों मारना चाहती है। देखिए श्रोताओं, रानी पद्मिनी कहने लगी कि महाराज अब तो मैं आपके साथ चलूंगी और तब इसका सारा हाल आप अपनी माता से पूछना। देखिए श्रोताओं, राजा पद्माक्ष को भी राजकुमार सूचना भिजवा देते हैं कि महाराज हम तुम्हारी पुत्री को लेने आ गए, आप हमें विदा कीजिए। तो दूसरे दिन राजा पद्माक्ष ने अपनी पुत्री पद्मिनी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया। उसे घोड़ा पर बैठा करके, शेर को साथ में लेकर के, गैड़पंख पक्षी को साथ में लेकर के राजकुमार चल देता है, नदी के किनारे किनारे चला आ रहा है और उसी कंचनपुर नामक शहर में आ जाता है। और जब कंचनपुर आया तो राजकुमार कहने लगा, यहां भी कंचनवती नामक मेरी एक पत्नी है। पद्मिनी से बोला, उसे भी लिए चलते हैं। तो पद्मिनी बड़ी समझदार थी, कहने लगी महाराज जब आपकी विवाहित पत्नी है तो उसे लेकर के चलिए। देखिए श्रोताओं, उस दिन रानी पद्मिनी और राजकुमार शेर और गैड़पंख कंचनपुर में रुकते हैं और दूसरे दिन कंचनपुर से भी अपनी पत्नी कंचनवती को विदा करा करके राजकुमार फिर चल देते हैं। अब उधर सुनिए, राजकुमार की मृत्यु के बाद रानी और दाना दोनों मस्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब तो वो महल में विचरण करने लगे, बड़े आराम से एक कक्ष में रहने लगे और बड़े सुखी रहने लगे। परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि राजकुमार जीवित होकर के आ रहा है। देखिए श्रोताओं, राजकुमार शेर से कहने लगा कि शेर क्या षड्यंत्र है इसका पता लगाओ, और गैड़पंख से कहने लगा, गैड़पंख षड्यंत्र क्या है आपको भी देखना है, चलिए आज माता को और जो षड्यंत्रकारी है उसे जीवित नहीं छोड़ना है। हे श्रोताओं, दोनों शेर और गैड़पंख और राजकुमार जब किले में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक दाना उसकी माता के कक्ष में आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ सो रहा था। अब तो राजकुमार का क्रोध भड़क उठा। राजकुमार ने अपनी नग्न तेग निकाली और नग्न तेग लेकर के दाने से युद्ध किया और दाने को कुछ ही समय में परास्त कर दिया, दाने का सर धड़ से अलग कर दिया। तब तक शेर भी क्रोधित था, जो राजकुमार की माता थी उसको शेर ने समाप्त कर दिया, वो भी मारी जाती है। देखिए श्रोताओं, अब तो राजकुमार ने दाने को शेर को डाल दिया कि इसको खाया जाए। हे श्रोताओं, और अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और बड़े आराम से अपनी दोनों रानियों के साथ उस दुर्ग में रहने लगा, अपने राज्य का विस्तार किया और फिर आराम से वह राज्य करने लगा। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी कहानी, किले ने क्यों मांगी राजा से पुत्र की बलि, उसका तीसरा भाग। यदि आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगी हो तो देखिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसके 2 भाग मैं पहले ही प्रसारित कर चुका हूं, उन दोनों भागों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ अब ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।